हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। तो बच्चों देखो, ओम्स जो थे वो हमारे एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। क्या थे? जर्मन। उन्होंने क्या करा था, अपने जो कैरियर की जो शुरुआत करी, उन्होंने स्टार्टिंग में एज ए टीचर की। उन्होंने एक स्कूल में एक मैथ के टीचर की तरह लगे। किसकी तरह? मैथ। लेकिन उनका उतना मन नहीं लगा, तो उन्होंने वहाँ से छोड़कर उन्होंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज को ज्वाइन किया। बिना किसी सैलरी के वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। और जो उनकी रिसर्च, जो सबसे पहले रिसर्च शुरू करी थी उन्होंने, वो करी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। फिर बाद में उन्होंने क्या करा? ओम्स लॉ दिया। उन्होंने क्या नाम, इलेक्ट्रिक सर्किट्स और जितने भी मेटल्स हैं उनकी बिहेवियर की स्टडी करी। लेकिन जर्मनी में फिजिक्स को उतनी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उतनी इंपॉर्टेंस ओम्स को मिल नहीं पाई जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ओम्स लॉ। तो क्या है ओम्स लॉ? ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लें, किस पर बच्चों? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर के जो एंड्स हैं उन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या करते हैं, सेटअप कर दें, तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली डिपेंड्स करेगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कह सकते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। क्लियर है बात? कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या बच्चों? करंट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एट ए constant temperature, at a constant temperature, current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across its ends। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया कि आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या करा? एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगी वो करंट किस पर डिपेंड कर रही है? उसके जो एंड्स हैं, ये एंड जो दिखाई दे रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रही है। किस पर? इसके पोटेंशियल डिफरेंस। जितना आप इस पर पोटेंशियल अप्लाइड करोगे, जितना आप पोटेंशियल अप्लाइड करोगे, ये करंट उतनी ही होगी। जितनी पोटेंशियल को बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल को घटाओगे करंट घटेगी। यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताया मैंने? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि जो भी करंट है वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है इतनी बात? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं एक कांस्टेंट से। प्रोपोर्शनल साइन को किससे हटा दिया? एक कांस्टेंट। जो हमारा R है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? तो ओम्स लॉ क्लियर हो गया। क्या बताया? तो ओम्स लॉ सिंपल सा हमें याद रखना है कि कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उस पर डिपेंड करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट घटेगी। तो आप इसे फटाफट लिख सकते हैं। देखते हैं फिर आगे। अब तुमने देखा कि जो करंट है वो दो चीजों पर हमारी डिपेंड कर रही है। किस पर बच्चों? दो चीजों पर। हमारे पास जो V इज इक्वल टू IR आया। ठीक है बच्चों, तो ये जो करंट है दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस पर और दूसरी डिपेंड कर रही है किस पर? रेजिस्टेंस पर। क्लियर है बात? हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू B अपॉन R। अगर हम रेजिस्टेंस को, अगर हम
रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट क्या हो रही है, घट रही है। और अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस ध्यान रखना पोटेंशियल को हम क्या रखने हैं, इस केस में हमने जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया है तो पोटेंशियल को चेंज नहीं किया, पोटेंशियल हमारा क्या है इसमें कांस्टेंट। और जब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रही है, तो हमने रेजिस्टेंस को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। ऐसे नहीं है कि सब कुछ बढ़ रहा है, हमने क्या करा, रेजिस्टेंस बढ़ाया तो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी। अब अगर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी, सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। ध्यान रखना रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। तो ये कह सकते हैं कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर और रेजिस्टेंस दो फैक्टर पर क्या कर रही है बच्चों, डिपेंड कर रही है। इतनी बात हमारी क्या होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब ये आती है बात कि ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब इस रेजिस्टेंस को पहले हम देख लेते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की। क्या है ये, तो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू which it oppose the current flow through it is called रेजिस्टेंस। क्या है ये, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो करंट फ्लो का क्या कर रही है बच्चों, अपोज करती है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, ये हमारा फिक्स्ड क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है बात इतनी, से हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब देखो जो रेजिस्टेंस है इसकी जो यूनिट है उसकी यूनिट हम बोलते हैं ओम, या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात, क्या बोलते हैं ओम, या इससे हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, ओम्स लॉ क्या है, पहले ये बताया कि ओम्स लॉ सिंपल हमारा क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो भी हम पोटेंशियल लगा रहे हैं करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है कि जो करंट फ्लो का क्या कर रहा है, अपोज करता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, ओम। इतनी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है ये हमें देखना है। क्लियर है कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। ठीक है भाई, सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ। क्या है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है भाई, कि रेजिस्टेंस यानी सबसे पहला फैक्टर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बात, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ। यानी जैसे जैसे आप वायर की रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे वायर की हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। वायर की लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस भी बढ़ा। इसलिए आपने घरों में देखा होगा जो मोबाइल चार्जर होते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है उनके वायर को बहुत छोटा लिया जाता है। बात क्लियर है, आप देख भी सकते हैं घरों में। यानी कि लेंथ जितनी छोटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगी, सिंपल, आपने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, आपने लेंथ को घटाया तो रेजिस्टेंस भी घटा। क्लियर है, तो पहला फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जैसे जैसे हम किसी भी वायर या कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास सेकंड फैक्टर आता है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एरिया है, आपने देखा होगा जो वायर होता है, अगर ये वायर है तो आपने देखो जितना ये आपकी करंट दिखाई दे रही है, ये अगर देखें तो इसका एरिया आपका छोटा है, इसका एरिया क्या है, बड़ा। तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली है किसके बच्चों, एरिया के। किसके, एरिया के। यानी कि ये कह सकते हैं जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा और करंट उतनी ज़्यादा। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो फ्रिज हो गया या एसी हो गई, ऐसी डिवाइस जो हैवी होती हैं, जो हैवी लोड्स यानी कि जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करती हैं, उनके लिए आपने देखा होगा वायर्स को हमेशा क्या लेते हैं, मोटा लेते हैं। फ्रिज देख लेना, एसी देख लेना, मोटर देख लेना, तो उनके वायर को क्या ले रहे हैं, मोटा। यानी कि जो एरिया की क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप जैसे जैसे एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और अगर एरिया को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। यानी कि जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं। लेंथ के डायरेक्टली है लेकिन एरिया के इन्वर्सली है। तीसरा आता है हमारे पास टेम्परेचर। अगर इसकी बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाओगे रेजिस्टेंस भी घटेगा। क्यों, होता क्या है, जो हमारे कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल है, जब उसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल के जो अंदर जो होता है वो रैंडम मोशन बढ़ जाता है। क्या होता है, जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका जो मोशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। अब जब इनका मोशन बढ़ेगा तो जो करंट फ्लो हो रही है उसे क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, और जितनी ज़्यादा दिक्कत उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट फ्लो को अपोज करता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि रेजिस्टेंस वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो का क्या करती है, अपोज करती है। रेजिस्टेंस का सबसे पहला फैक्टर हुआ लेंथ, यानी कि जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और तीसरा फैक्टर मैंने बच्चों क्या बताया कि टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर है उसके मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ा तो करंट फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप ये समझ लो, क्या नाम, ये दरवाजा है, क्या है, गेट है अपना। उस गेट पे मैंने दो आदमी को खड़ा कर दिया, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक इधर खड़ा हुआ है। दोनों ने आरे लिए, आरे देखिए जो काटने वो ऐसे लेके खड़े हुए, दांतों से है उनके पास, इस तरह से। एक ये पहले ये बहुत आराम से चला रहे हैं और मैंने कहा तुम इसमें से बीच में से निकलो, तो तुम आराम से निकल जाओगे या नहीं निकलोगे। मैंने कहा थोड़ी सी स्पीड कम करो, ज़्यादा करो, स्पीड ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा निकलना क्या होगा, मुश्किल। फिर और बढ़ा दी स्पीड तो क्या आराम से निकल जाओगे। ये मतलब एक इधर से ला रहा है, एक इधर से ला रहा है, तो तुम तो कटोगे नहीं, या जैसे आए पचाक से पेट के अंदर घुस जाएगा। यानी कहने का क्या हो, जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ रही है आपका निकलना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। फटाफट लिखे, देखते हैं फिर आगे। तो हमारे पास अब फोर्थ, हम इसकी वो देख रहे हैं फैक्टर्स। तो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ द कंडक्टर। क्या है बच्चों, नेचर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें बढ़िया करंट फ्लो हो रही है और कुछ ऐसे हैं जिसमें करंट बिल्कुल बेकार फ्लो होती है। होता है नहीं होता है। तो यानी कि ये डिपेंड करता है नेचर पर। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, एक नाइक्रोम है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉपर। ठीक है बच्चों। तो जो नाइक्रोम है उसमें करंट बहुत कम फ्लो होती है, क्योंकि जो नाइक्रोम है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है। कंडक्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज लेस देन किसके, कॉपर।
कॉपर वायर से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। किसकी, नाइक्रोम की, क्योंकि नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस, नाइक्रोम का, वो बच्चों ज्यादा होता है किसके रेजिस्टेंस के, कॉपर के। क्लियर है बात। तो मैंने क्या बताया, जो हमारे पास नाइक्रोम वायर होता है, यानी कि सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस पर भी, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर पर। यानी कुछ मेटल के जो हमारे कंडक्टर हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसमें बढ़िया करंट फ्लो होती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें करंट बहुत मुश्किल से जाती है। जिसमें करंट अच्छी फ्लो होती है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो चौथा फैक्टर है कि नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर हो गया लेंथ, दूसरा हो गया बच्चों एरिया, तीसरा हो गया टेम्परेचर, और चौथा क्या हो गया हमारे पास, कंडक्टर, किस, नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब हम बच्चों देख रहे हैं ग्राफ, कि इसके बीच में ग्राफ अगर देखें तो कैसा बनता है, उसे भी देख लेते हैं। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ की अगर बात करें तो अभी हमने बाय ओम्स लॉ हमने देखा, जो V इजिकल टू होता है वो क्या होता है, IR, ये हमारे पास था। तो अगर हम किस किस के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाएं, किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर है बात। यानी कि अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचें तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आपने क्लास 9th में y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया था, तो ये बनता है। इससे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो ऐसे आता है कि आपको क्या दे कि एक ग्राफ है, किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है भाई, यहाँ पर दो, ये करंट जो है वो एम्पियर में है, आपको बताई थी करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और जो वोल्टेज है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। किसकी, V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की वो भी एम्पियर। तो ध्यान रखना, अगर 2 पर आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो 2 पर उसने दिया हुआ है 4, और 4 पर उसने दिया हुआ है बच्चों कितना, 8 वोल्ट, और फिर 8 पे दिया हुआ है उसने 16, ऐसे दिया हुआ है। और आपसे पूछा जाए बताओ रेजिस्टेंस क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस सिंपल R इज इक्वल टू V अपॉन I। आप कोई सी भी ले सकते हो वैल्यू, क्या कर सकते हो, कोई सी भी, वेरीफाई भी है ये। अगर आपसे ओम्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ध्यान रखना, ओम्स लॉ किस किस के लिए वैलिड होता है, कि ओम्स लॉ की वैलिड तभी होगा जब ये क्या हो, कि ग्राफ आए लीनियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अगर ये ग्राफ कैसा बन रहा है, एक लीनियर ग्राफ आ रहा है, कैसा ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ। अगर लीनियर एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है तो समझ लेना कि ओम्स लॉ है, वेरीफाई हो रहा है, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होता। अगर कोई पूछे तो देखो इसमें हो रहा है क्या, तो आपने 2 लिया, 2 एम्पियर पर कितने वोल्टेज है, 4, तो क्या होगा 4/2, कितना आ गया बच्चों, 2 क्या ओम। चलो भाई किसी का मानो तो 4 पे भी निकाल के देख लो। अगर आप देखोगे 4 पे तो बच्चों कितनी है, 8, तो 8/4 कितना आ रहा है, 2। चलो ठीक है भाई, आप इस पर भी निकाल लो, कितना है 16 डिवाइड बाई 8, तो कितना आ रहा है 2। तो ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है आपका हर एक में क्या आ रहा है, कॉमन है। तो इससे आप ये भी हो जाता है कि हाँ ये वेरीफाई भी होगा कि ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ किन किन में लगता है, तो ओम्स लॉ यानी कि जो लग रहा है वो नहीं में लगता है, जो लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और वो ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है, तभी ओम्स लॉ वेरीफाई है। अगर ये लीनियर नहीं आता, जैसे मैं दे दूं एक एग्जांपल और, कि ऐसे ग्राफ दे दिया है तुम्हें, इधर करंट, तो ये क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो ये ग्राफ नॉन लीनियर है, इसलिए ओम्स लॉ नॉट वैलिड। क्लियर है बात है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब ये ग्राफ कैसा हो बच्चों, सीधा हो। और अगर आपको देखना है ग्राफ में तो आप क्या करें, सभी पर रेजिस्टेंस निकाल लो। अगर वो रेजिस्टेंस सभी पर सेम आ गए तो समझ जाना ठीक है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बात इतनी। तो ये अगर आपको ग्राफ दे तो आप आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है, फटाफट लिखें फिर देखते हैं आगे। अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किसकी, ओम्स लॉ की। इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है बच्चों,
एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई टू ओम्स लॉ। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस कर रहे हैं किसका, ओम्स लॉ का। तो हमने क्या करा, हमने पूरा एक सिस्टम ले रहे हैं, जैसे एक सबसे पहले रेजिस्टेंस, ठीक है, उस रेजिस्टेंस पर क्या लिया, एक अमीटर जोड़ा करंट को मेजर करने के लिए, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ा वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है बच्चों। अपनी एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक स्विच और फिर एक रियोस्टेट, ये क्या है, स्विच, और ये अपनी बैटरी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम हो गया, ये हमारा कंडक्टर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या क्या काम है, ये रियोस्टेट का काम क्या होता है, रियोस्टेट को हम घटा बढ़ाकर करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो भाई, जब सिंपल सी बात है, ये बढ़ेगा तो करंट घटेगी, ये घटेगा तो करंट बढ़ेगी। तो हमने क्या करा, रियोस्टेट को एकदम फिक्स कर दिया, ठीक है भाई। फिर हमने करंट को मेज़र करा, क्या करा, करंट को मेज़र किया, ठीक है भाई। करंट को जैसे आपने लिया, अब करंट को हम ले रहे हैं, उससे करस्पॉन्डिंग हम किसको निकाल रहे हैं, वोल्टेज को। तो जो V/I आएगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। सपोज करो, मान लो R1 निकल के आ गया, समझ में आ गई थी बात। मैंने क्या करा कि रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया, स्विच भी क्लोज कर दिया, करंट गई, करंट को कहाँ पर मेजर करा, यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसका क्रॉस क्या मान लिया, वोल्टेज। तो जो भी करंट और वोल्टेज आई उसका रेशियो निकाल दिया, V1I1 का R1। अब मैंने क्या करा, करंट को चेंज करा, I2 लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लिया बच्चों, V2 निकाल दिया। फिर से V2 और I2 का रेशियो निकाला। इस करंट को घटाने बढ़ाने का काम बच्चों हम कहां से कर रहे हैं, रियोस्टेट को, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा कर हम क्या कर सकें, करंट को घटा बढ़ा रहे हैं। आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है करंट घटेगी, और अगर आपका रेजिस्टेंस घटाओगे तो सिंपल सी बात है करंट क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या करा, करंट को फिर से चेंज किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी क्या हुआ, डिफरेंट आया, हमने रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस की बच्चों वैल्यू आएगी, यानी जो V और I का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 आएगा इज इक्वल टू R3 आएगा एंड सो ऑन। यानी कि जो V और I का जो रेशियो है बच्चों वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी इसका रेशियो हमेशा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने बता दिया तुम्हें कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस वेरीफाई टू ओम्स लॉ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रियोस्टेट लिया, स्विच लिया, बैटरी ली, और फिर एक अमीटर और कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाते हैं, एक वोल्ट मीटर। करंट में चेंजेस करे, उसके करस्पॉन्डिंग हमने वोल्टेज में भी चेंजेस देखे और उनका रेशियो निकाला। अगर वो रेशियो क्या आया, हमारा कांस्टेंट आया, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाता है किसका बच्चों, ओम्स लॉ का। तो इतनी बात क्लियर है। तो हमने ओम्स लॉ आप देख लिया, ओम्स लॉ की में कोई दिक्कत हो बताओ। अब हम कुछ बच्चों इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको फटाफट आप लिखें, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि करके इन क्वेश्चनों को। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज इतना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। क्लियर है बात इतनी। तो देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू IR, ठीक है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। आपके पास I और V दिया हुआ है। V कितना है बच्चों, 0.1 वोल्ट, और करंट हमारे पास कितनी है, 2 एम्पियर। तो देखो R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V/I, ठीक है बच्चों। तो लिख दिया 0.1/2, तो आ गया 0.05 ओम। क्लियर है बात इतनी। तो ये हमारा इतना आसान सा क्वेश्चन था फर्स्ट, ठीक है बच्चों। सेकंड पे आते हैं, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर इतना, ठीक है भाई। हमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है। पहले आप जो चीज़ गिवन है उसे आप लिख लो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू IR, तो 24/60। क्लियर है बात इतनी। तो बच्चों करंट कितनी आ जाएगी, तो हमारी जो करंट आएगी वो आएगी 0.4 एम्पियर। क्लियर है। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, फटाफट लिखें। देखते हैं फिर बच्चों इसका हम थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप लिखें इसको। तो देखो अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ इतना, आपके पास करंट दी हुई है, कितनी है 3.4 एम्पियर, फ्रॉम द 2 वोल्ट, 220 आपके पास वोल्टेज है। तो हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं B इज इक्वल टू आई आर, ठीक है भाई। चलो भाई रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो R इज इक्वल टू आ गया V अपॉन आई 220 अपॉन 3.4, सही है बच्चों। इसको आप डिवाइड कर लेना तो लगभग ये आएगा 64.7 ओम, क्लियर है, रेजिस्टेंस हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट करंट विल बी द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन द कनेक्टेड टू इतना। अब हमारे पास देखो रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, रेजिस्टेंस कितना है 64.7 ओम, और वोल्टेज कितनी हो गई 110 वोल्ट, कितनी हो गई 110 वोल्ट। अब हमारे पास क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास कितना आ गया I इज इक्वल टू आ गया V अपॉन आर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110 अपॉन 64.7, तो लगभग, ठीक है बच्चों। अब इसे आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपके पास कितना वोल्टेज था बच्चों 220, कितना कर दिया उसको आधा। अगर वोल्टेज आधा कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है बच्चों, करंट भी तो आधी हो गई, कितना आसान है, वोल्टेज आधी तो करंट भी आधी, क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हमने इस क्लास में अपना ओम्स लॉ देखा, फिर देखा कि वेरीफाई भी किया, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड कर रहा है वो भी देखा, फिर बच्चों हमने कुछ न्यूमेरिकल करे। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।